માઇમના જોનર પછી એક નવી વસ્તુ ફરીથી પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણા બંધારણ વિશે આપણે બધા ભણ્યા હશું, જાણતા હશું. એની વ્યવસ્થા કઈ રીતે થઈ એ બતાવવાનો એક પ્રયત્ન આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છીએ. કોન્સ્ટિટ્યુશન ફોર્મેશનનું નેક્સ્ટ આઇટમ 8th B સ્ટુડન્ટ્સ formation of constitution. I would request Somaiya Hani to come and introduce the item. Somaiya Hani. Hani Somaiya अगर यहाँ पर है तो. Wow, what a wonderful performance done by the students of class 6 AB boys, who described us the struggle of Indian independence by a unique mime dance, which was choreographed by Vishal sir. Good evening everyone, I am Erda Rashi And myself Somaiya Hani. Now for the next performance we are going to invite the students of class 8B for a wonderful act showing the framing of Constitution of India, which is choreographed by Viren sir. As all of us know that the process of framing our constitution was a very lengthy and complicated. So here we are assembling it by a very short act. Since we all know that we have limited time to perform and many wonderful acts to be performed, that's why we only include two main debates. First on our fundamental rights and second official language. Thank you. नमस्ते रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल, पेरेंट्स तथा मेरे सभी मित्रों। आज के इस सुनहरे अवसर पर हम 8th B के सभी विद्यार्थी हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कितने सारे नामी अनामी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज़ादी पाना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी पाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है आज़ादी को बरकरार रखना। भारत जैसे उपमहाद्वीप जहाँ पर एक साथ कई सारे धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के वैविध्य वाले लोग बसते हो, उन सबको बिना किसी भेदभाव के कानूनी ढांचा तैयार करके देना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ये काम बखूबी निभाया, जिसकी एक झलक हम यहाँ पर नाटक के रूप में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इसमें मनोरंजन के हेतु हमने तथ्यों के साथ कुछ बदलाव भी किए हैं। तो सबसे पहले गांधी जी संविधान सभा के बनने से पहले अपना मत संविधान को कैसे बना जाए उसके ऊपर सरदार और नेहरू को बताते हुए कह रहे हैं कि मैं आज आप दोनों को मेरी अंतर इच्छा के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम आज़ाद भारत के संविधान को बनाने का काम करेंगे तो इसमें एक बात खास याद रखनी है। हर एक शख्स जो संविधान सभा का सदस्य है और इस सदस्यता के कारण उनका जो भी उत्तरदायित्व दिया गया है वो निभाते वक्त वे हमेशा एक बात ध्यान में रखें, मेरे द्वारा बनाए जाने वाले कानून भारत के हर एक तबके के नागरिक के ऊपर एक ही तरीके से लागू हो, इसमें कोई रंग, जाति, संप्रदाय के लोगों के साथ अन्याय न हो। गांधी जी के मत के बाद 1946 में संविधान सभा बने। जैसे ही संविधान सभा बनी वैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने अपना मुद्दा रख दिया कि हमें संविधान सभा के अध्यक्ष किसको बनाना चाहिए जो सभी सभा का संचालन करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम सब आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण हेतु इकट्ठे हुए हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कितने अथाक परिश्रम के बाद हमें ये सुनहरी आज़ादी मिली है, लेकिन आज़ादी पाने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसे बरकरार रखना। तो हमें आने वाले समय में एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो भारत के सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और तमाम वर्गों के कल्याण हेतु हो। तो सबसे पहले हम इस सभा के प्रमुख का निर्वाचन करेंगे जो आने वाली सभी सभाओं का संचालन करेंगे। तो बापू के सुझाव से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष के लिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नामांकन करता हूं। इस बात से अपनी सहमति दिखाने के लिए कृपया अपना हाथ खड़ा करें। साथियों, आखिर में वोटिंग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। साथियों, संविधान सभा ने लगातार 2 साल 11 महीने 18 दिन तक अथाक परिश्रम करके हमारे संविधान को बनाया, लेकिन संविधान के
सभी मुद्दों को दिखा पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम दो बड़े मुद्दों के ऊपर दिखाने जा रहे हैं। ये दो बड़े मुद्दे हमारे मूल अधिकार तथा आधिकारिक भाषा के ऊपर है। तो सबसे पहले हम हमारे मूल अधिकार के ऊपर देखेंगे। तो चलिए संविधान सभा में क्या चल रहा है वो देखते हैं। हमने बहुत सारे नियम बनाए, लेकिन फिर भी किसी आदमी को स्वतंत्रता से जीना हो तो उसे कुछ मूल अधिकार मिलने चाहिए। अतः हमें लोगों को कुछ ऐसे अधिकार देने चाहिए जिनसे वह बिना डर के स्वतंत्र तरीके से जिए। मूल अधिकारों में हमें कुछ ऐसे भी अधिकार देने चाहिए जिनसे सबकी स्वतंत्रता बनी रहे और किसी की भी गरिमा को ठेस न पहुंचे। मैं हंसा मेहता कहना चाहती हूँ कि इस मूल अधिकारों में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार होने चाहिए, जिससे महिलाओं का भी विकास हो। साथ ही पिछड़ी जाति के लोग को भी सबके समान अधिकार मिलने चाहिए। अतः हमें राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार भी सबको देना चाहिए। अतः हम लोगों को समानता का अधिकार देंगे। मैं जेबी कृपलन यह कहना चाहता हूँ कि हमें देश के सभी निवासियों को बोलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे अपने अपने विचार रख पाए। मैं वल्लभ भाई पटेल ये कहना चाहता हूँ, इसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता ऐसी देनी चाहिए कि किसी भी धर्म या जाति को ठेस ना पहुँचे। अतः हमें लोगों को राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहिए, लेकिन बिना किसी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाए। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है। अतः हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देंगे, लेकिन इससे किसी भी जाति या धर्म को ठेस न पहुंचे। मैं मौलाना आज़ाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने स्वतंत्रता का अधिकार बोलने की छूट पर दिया है, तो मेरे मत से हमें लोगों को कोई भी धर्म का पालन या एक धर्म में से दूसरे धर्म में जाने की अनुमति देनी चाहिए। मैं केटी शाह यह कहना चाहता हूँ कि हमें यह भी अधिकार लोगों को देना चाहिए कि वे किसी भी धर्म का प्रचार अपनी मर्जी से कर सके, पर इनसे किसी भी लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म को ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए। अतः हमें लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने देना चाहिए, जिसके अंदर किसी भी धर्म का पालन बिना किसी को ठेस पहुंचे कर सकते, वे किसी भी धर्म का भी पालन कर सकते हैं। सदस्यगण, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि हमें नागरिकों को शोषण के खिलाफ उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए। मैं विजया लक्ष्मी पंडित इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें इसके लिए नागरिकों की कुछ सीमाएं तय करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि शोषण के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, लेकिन क्या इस अधिकार में हमें सीमा तय करनी चाहिए? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इस अधिकार को संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। मैं सहमत हूँ कि शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार हर एक नागरिक को मिलना चाहिए, किंतु यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हर एक नागरिक की आवाज़ उठे बिना किसी भय के। मैं के मुंशी यह कहना चाहता हूँ कि सिर्फ शोषण के खिलाफ विरोध नहीं, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की आवाज़ लोकतांत्रिकता से उठे। आप सभी के विचार के लिए धन्यवाद। तो हम राइट टू प्रोटेस्ट अगेन एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार लोगों को दे रहे हैं, परंतु यह अधिकार का उपयोग लोकतांत्रिक और अहिंसक रूप में उठे। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो असमानता को समाप्त कर सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, वो कोई भी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। मैं जॉन मठाई मुझे सहमति है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांस्कृतिक अधिकारों का भी संरक्षण हो। हाँ, हमें एक ऐसा संविधान बनाना चाहिए जो न सिर्फ शिक्षा का अधिकार प्रदान करे, बल्कि प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति पहचानने की सुरक्षिता प्रदान करे। मैं इस विचार से सहमत हूँ। हर बच्चे को शिक्षा मिलनी ही चाहिए और साथ ही हर एक बच्चे को सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान होना ही चाहिए।
हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। हमें इस मूल अधिकार में शामिल करना ही चाहिए। अतः हम लोगों को शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार भी देंगे। संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचार का आवश्यक है। यह अधिकार उनके अधिकारों का उल्लंघन होता तो नागरिकों को न्यायालय में जाने का अवसर देता है। मैं बेगम अजीज रसूल ये कहना चाहती हूँ कि ये अधिकार हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और हमारे नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। ये विशेष रूप से वंचित वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन्हें न्याय की प्राप्ति का अधिकार देगा। मैं एक अयंगर यह कहना चाहता हूँ, हालांकि न्यायालयों को इस अधिकार के प्रभावी उपयोग के लिए सक्षम और सुलभ होना चाहिए। न्यायपालिका को यह अधिकार मिलेगा और नागरिकों के लिए न्याय पाने का एक प्रभावी तरीका बनेगा। यह अधिकार केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक गारंटी भी है जो लोगों को अपने अधिकार की सुरक्षा देता है। मैं दक्षिणी वेलायुधन ये कहना चाहती हूँ कि हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस अधिकार का दुरुपयोग न हो और न्यायालयों पर अधिक बोझ न पड़े। यह अधिकार महिलाएं, बच्चे और वंचित वर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मैं गोविंद वल्लभ पंत यह कहना चाहता हूँ कि यह अधिकार समाज में न्याय और समानता की सुरक्षा का माध्यम बनेगा और न्यायालय सभी नागरिकों के लिए सुलभ होगा। मैं टी कृष्णामाचारी ये कहना चाहता हूँ कि संविधान में यह अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा और सम्मान को न्यायपूर्ण बनाएगा। यह अधिकार भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये अधिकार नागरिकों को उनके अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय से मदद लेने का अवसर देता है। मेरा मानना यह है कि यह अधिकार संविधान की जान है। तो हम हमारे संविधान में संवैधानिक उपायों का अधिकार भी शामिल करते हैं। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक और बात को मूल अधिकार में डालने की सलाह देना चाहता हूँ। हमें अमेरिका की तरह बंदूक रखने के अधिकार को भी मूल अधिकार में रखना चाहिए, जिससे किसी को किसी से भय न लगे। मैं सरोजिनी नायडू इस बात का विरोध करती हूँ, क्योंकि हमारे देश की नींव पूज्य बापू की अहिंसा की विचारधारा पर रखी जानी चाहिए। इस अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने से हिंसा बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित होगी। मैं लीला रॉय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात से सहमत हूँ कि लोगों को पिस्तौल रखनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र अनुभव करेगा। नहीं, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात से सहमत हूँ ही नहीं, क्योंकि इसके कारण कोई भी एक दूसरे को बिना कुछ सोचे मार देगा। मैं अमू स्वामीनाथन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात से असहमत हूँ। भारत जो कि पहले ही धर्म के आधार पर बढ़ गया और उसमें भी पिस्तौल रखने की छूट ताकत सिद्ध हो सकता है। मैं भी इसके विरोध में हूँ, क्योंकि भारत एक विभिन्न पात्र व धर्म का देश है। साथ ही इस देश में विभिन्न भाषा तथा संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, अतः हमें इसे मूल अधिकार में नहीं रखना चाहिए। आखिर में संविधान सभा की चर्चा के बाद हम सबको 6 मूल अधिकार दिए गए, जिनमें हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ विरोध का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपायों का अधिकार दिए गए। अब जिसके ऊपर संविधान सभा चर्चा करेगी वो है हमारे भाषा के निर्धारण के ऊपर। तो चलिए संविधान सभा में क्या चल रहा है वो अभी हम देखते हैं। माननीय सदस्यों, अब हम देश में कोई एक आधिकारिक भाषा के निर्धारों पर चर्चा करेंगे। भाषा का मुद्दा ही हमारे राष्ट्रीय एकता और प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यों, मेरे मत में हिंदी जो कि भारत के अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, उसी को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित कर देनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ।
भारतीय संस्कृति और समाज में हिंदी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, पर जो गैर हिंदी राज्य है उन्हें उपेक्षा महसूस न हो और वो खुद को सबके समान माने। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं, मैं इस बात से असहमत हूँ। दक्षिण और पूर्व भारत में हिंदी बोली ही नहीं जाती, साथ ही वह हिंदी बोलने वाले लोगों की उपेक्षा करेंगे। अतः मेरा यह मानना है कि हमें अंग्रेजी ही राष्ट्रीय भाषा बनाए रखनी चाहिए। मैं एच मुखर्जी इस बात से सहमत हूँ कि अंग्रेजी भाषा से कोई भी अपने आप को नीचा नहीं समझेगा। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। दक्षिण भारत लंबे समय से हिंदी का विरोध करता आ रहा है। उनकी भाषाएं जो कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो हजारों सालों से विकसित होती आ रही है। माननीय सदस्यों, हिंदी भारत के अधिकतर लोगों की बोली है, तो हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ हिंदी को आधिकारिक रूप में स्वीकार करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाओं को दबाया जाए। लोग स्वतंत्र है कि वे कोई भी भाषा बोले। मैं दुर्गाबाई इस तर्क से सहमत हूँ। हमें हिंदी को आधिकारिक भाषा बनानी चाहिए, परंतु इसमें किसी भी राज्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अतः हम हिंदी को सिर्फ राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे, ना कि राष्ट्रीय भाषा। लेकिन हमें आज़ाद हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं और अंग्रेजों की होने की वजह से बहुत सारे लोगों को हिंदी कम या तो ना के बराबर आती है। तो हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों को आधिकारिक भाषा घोषित करनी चाहिए, अर्थात हमें अंग्रेजी को हिंदी के साथ कुछ सालों के लिए आधिकारिक भाषा रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से हमें हिंदी को अंग्रेजी के साथ 5 सालों के लिए आधिकारिक भाषा मान लेनी चाहिए। नहीं, यह बहुत ही कम समय है। मेरा मानना है कि यह समय 15 साल का तो होना ही चाहिए। मैं सहमत हूँ, 15 साल काफी रहेंगे। तो निर्णय यह निकला कि हम हिंदी को आधिकारिक भाषा नियुक्त करेंगे, लेकिन 15 साल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा रहेगी। इससे किसी भी भाषाओं को दबाया नहीं जाएगा। साथ में विविध प्रांतों में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा जैसे कि गुजराती, बंगाली, असमी, तमिल आदि भाषाओं के भी क्षेत्रीय कार्य के आधिकारिकता प्रदान की जाती है। तो आखिर में चर्चा के बाद निष्कर्ष ये निकला कि हमारी आधिकारिक भाषा हिंदी को बनाया गया और उसके साथ अंग्रेजी को भी 15 साल तक आधिकारिक भाषा बनाया गया। अब समय की बचत करते हुए हम यहाँ पर हमारे नाटक को अंत विराम देना चाहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो हमारे संविधान के रचयिता थे लोग, उनको जानना जरूरी था, उनके विचार जानना जरूरी था। इसीलिए ये एक प्रयत्न किया गया है। बच्चों ने अपने कॉस्ट्यूम पे भी बहुत मेहनत की है। I would like all the participants to come forward और आप अब कौन से कैरेक्टर में हैं वो एक बताकर निकले प्लीज। सारे कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विद द चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आइए, अपना कैरेक्टर बताइए प्लीज, सारे वहां से। मैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, उसके बाद है मैं डॉक्टर BR आम्बेडकर। मैं जवाहरलाल नेहरू। मैं वल्लभ भाई पटेल। मैं मौलाना आजाद। मैं कन्हैयालाल मुंशी। मैं गोविंद वल्लभ पंत। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे जाओ। मैं JB कृपलानी। मैं JB कृपलानी।
लाइन में आगे आ जाओ। मैं जॉन मठाई। मैं AK अयंगर। मैं केटी शाह। मैं HC मुखर्जी। मैं टी कृष्णामाचारी। मैं सरोजिनी नायडू। मैं हंसा मेहता। मैं विजया लक्ष्मी पंडित। मैं राजकुमारी अमृत कौर। मैं लीला रॉय। मैं दुर्गा भाई। मैं दक्षिणी वेलायुधन। मैं अमू स्वामीनाथन। मैं बेगम अजीज रजूल।